हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज dipole moment of a bond is a vector and a physical quantity. To calculate the percentage ionic character in a covalent bond, it is expressed as dipole moment mu is equal to delta into d, where delta is the partial charge and d is the bond length. It is usually expressed in terms of CGS units known as debye. 1 debye is 10 raised to power minus 18 ESU centimeter. In SI unit, it is expressed in coulomb meter. Resultant dipole moment mu r of two bond moment mu1 and mu2 acting at an angle of theta is given by mu r is equal to root of mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 cos theta. If mu1 is equal to mu2, also if cos theta is equal to minus 1 and theta is equal to 180 degree, then mu is equal to 0, molecule is non-polar. If mu is not equal to 0, molecule is polar. Dipole moment plays an important role in deciding the stability order of alkanes. That is, more stable alkanes has less dipole moment. The dipole moment of a molecule can predict the geometrical and position isomers as well as orientation in benzene, nucleus and polarity of molecule. Which species is polar? तो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा. रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड पोलैरिटी. तो आइए अब इन सबके स्ट्रक्चर देखते हैं. सबसे पहले ट्रांस X3 then trans butene, तो आइए सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं. ट्रांस में जो हमारे ग्रुप्स हैं वो अपोजिट साइड पे प्रेजेंट होंगे. और इनके ऊपर चार्जेस होंगे. जैसे इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव होगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव होगा. ये चार्जेस क्यों आएंगे? क्योंकि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इन कंपैरिजन टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. तो इसी तरह से जो हमारी डायपोल मोमेंट आएगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ यानी इस तरफ आएगी उसकी डायरेक्शन, और इस बॉन्ड में इस तरफ आएगी. ओके, तो ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो ये हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा क्योंकि ये मोमेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. अभी देखते हैं ट्रांसब्यूटीन को. तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन. तो सेम इसी तरह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव होगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, और दूसरे कार्बन में भी कुछ यही बात होगी. यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, और जो डाइपोल मोमेंट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है. तो ये मॉलिक्यूल भी हमारा नॉन पोलर हो जाएगा. डाइपोल मोमेंट कैंसिल होने की वजह से. तो अभी PCl5 और XeF6 को और देखते हैं. तो यहाँ पे हमारा PCl5 और यहाँ पे XeF6, इनके स्ट्रक्चर देखें तो जो हमारा PCl5 का स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा. यानी यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl. ये हमारा एक प्लेन में होगा, जो ये 3 क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होंगे, और 2 हमारे अबव द प्लेन एंड बिलो द, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन होगा. तो जो हमारा ये क्लोरीन है इसके ऊपर, सभी क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू फॉस्फोरस. और जो हमारा फॉस्फोरस है उसके ऊपर हर एक क्लोरीन की वजह से डेल्टा नेगेटिव 5 टाइम्स, डेल्टा पॉजिटिव 5 टाइम्स. तो इस तरह से ये हमारा हर एक बॉन्ड पोलर होगा. तो इसकी डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव से नेगेटिव यानी इस तरफ होगी, μ1. सबकी μ1 होगी क्योंकि सिमिलर एटम्स हैं, फॉस्फोरस और क्लोरीन के बॉन्ड हैं सारे. तो यहाँ पे भी μ1, इस तरफ भी μ1 आएगी, इसमें भी μ1 इस तरह. लेकिन हम किन्हीं भी 2 μ1 को एक μ1 के अपोजिट नेट रिजल्ट निकाल सकते हैं. जैसे अगर इन दोनों का अगर हम निकालना चाहे तो बीच में रिजल्टेंट आएगा, और ये हमारा μ1 के इक्वल आएगा. किस तरह से? अगर इसकी वैल्यू पुट करें, अगर हम μ1 स्क्वायर, म्यू नेट निकालने के लिए, म्यू रिजल्टेंट निकालने के लिए, इज इक्वल टू यानी रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ1 स्क्वायर
प्लस 2 μ1 μ2 कोस, दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्योंकि 120 डिग्री एंगल होगा, तो कोस 120, और इसको सोल्व करेंगे तो μ1 स्क्वायर प्लस μ1 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कोस 120 माइनस 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका पूरे का रूट कर देंगे, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ1 स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, दिस इज μ1 स्क्वायर से μ1 स्क्वायर कट जाएगा, एंड म्यू नेट और म्यू रिजल्टेंट वुड बी इक्वल टू रूट से स्क्वायर रूट, तो हमारा μ1 नेट के इक्वल आ जाएगा, या फिर μ1 नेट μ1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये भी हमारा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया, ये मॉलिक्यूल भी हमारा नॉन पोलर हो गया। तो अभी XeF6 को देखें, XeF6 का स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से होगा। अगर हमारा ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता तो फिर हमारा ये एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होता, लेकिन हमारा यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है इसके साथ। वो लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से इसमें बॉन्ड में और लोन पेयर में रिपल्शन होगी, और इस रिपल्शन की वजह से ये हमारा जो ऑक्टाहेड्रल है ये डिस्टोर्ट हो जाएगा, यानी जो हमारा ये ऑक्टाहेड्रल है ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा, और डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होने की वजह से हमारा ये मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अनबैलेंस्ड वैसे कैंसिल हो जाता अगर ये दोनों फ्लोरीन अपोजिट इक्वली 180 पे प्रेजेंट होते, तो हमारा μ1 जो यहाँ पे और μ1 जो यहाँ पे आता तो वो कैंसिल कर देता, लेकिन अभी ये बॉन्ड थोड़ा सा इस तरफ टिल्ट होगा फ्लोरीन का, तो इस वजह से जो है हमारा मॉलिक्यूल है ये पोलर होगा। तो अभी आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शंस को देखें तो ट्रांस ये हमारा नॉन पोलर है, ये भी हमारा नॉन पोलर है, हम देख चुके हैं, ये भी हमारा नॉन पोलर है, देख चुके हैं, लेकिन हमारा XeF पोलर होगा। तो ऑप्शन डी would be the correct option to this question. Hope you understand it well. Best of luck.